हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम के बारे में। इससे पहले की जो हमारे वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको वीडियोस दे दी है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बायनोमियल देखिए बायनोमियल का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने फंक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि अलजेब्रिक हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एफ एक्स बराबर कोई एक फंक्शन था हमारे पास जो कि पॉलिनोमियल था ऑफ डिग्री एन। लेकिन बायनोमियल में क्या होता है, हमारे पास दो फंक्शन था। मान लीजिए हमारे पास ए है प्लस एक्स है। तो अब अगर हम इनके पावर एन की बात करते हैं या इनके डिग्री एन की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बायनोमियल। तो हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए ए प्लस एक्स है और अगर इसके पावर 0 है तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। हमारे पास ये गिवन होता है कि x नॉट इक्वल टू माइनस ए है। अगर x बराबर माइनस ए नहीं है तो हमारे पास ये चीज ए प्लस एक्स के होल पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर x इक्वल टू माइनस ए होगा तो हमारे पास 0 की पावर 0 हो जाएगी, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है x प्लस ए के पावर 1, तो इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस ए हो जाता है। अब हमारे पास x प्लस ए का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। तो देखिए, जैसे जैसे हमारे पास ये एक्सपोनेंट बढ़ते जाते हैं, या इसको हम बेसिकली बायनोमियल्स में इंडेक्स करते हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास पावर बढ़ती जाती है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ते चले जाते हैं और उनकी डिग्री भी बढ़ती चली जाती है। तो अब इसमें हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम जनरली पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। उसमें हमारे पास क्या रूल होता है कि देखिए, हमारे पास उसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है। इसमें होता है इंडेक्स और नंबर ऑफ टर्म्स, या हम एक्सपेंशन कर लें इंडेक्स और उसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन होता है। तो उस एक्सपेंशन का रूल क्या होता है, उसमें देखिए, अगर हमारे पास इंडेक्स 0 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगे। यदि हमारे पास इंडेक्स 1 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगे। यदि हमारे पास इंडेक्स 2 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 1 होंगे। और यदि हमारे पास 3 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 1 3 3 1, इस तरीके से होंगे। तो पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये 2 हो गया तो इस 2 का सम हमें ये देगा, ठीक है, मतलब 1 + 1 2। अब उसके बाद अगर हमारे पास जब यहाँ हो गया एक्सपेंड तो ये हमारे पास 1 + 2 3 दे देगा, और ये 1 + 2 हमारे पास 3 दे देगा। अब जैसे ही हम इसमें नीचे जाते चले जाएंगे तो हमारे पास, अब अगर मान लीजिए इंडेक्स 4 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये हमारे पास वापस से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है। तो इसी ट्रायंगल को हम पास्कल ट्रायंगल रूल कहते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ इंडेक्स के नंबर के अकॉर्डिंग हम जो उसका एक्सपेंशन होता है उसको लिख देते हैं। अब ये जो टर्म्स आ रहे हैं 1 4 6 4 1, ये हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। जो भी हमारे पास डिग्री होती है हम हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो हमारा डिग्री होता है वो डाउन होता चला जाता है। जैसे हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर है तो पावर 2 है हमारे पास, तो हमने पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स लिखा, फिर हमारे पास एक्स की पावर 0 यानी 1 हो गई। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स होगा, यहाँ पर एक्स की पावर 0 होगी। वैसे हमारे पास यहाँ अगर पावर 3 है तो एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर एक्स की पावर 4 है तो यहाँ एक्स की पावर 4 होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पास्कल ट्रायंगल के आधार पर हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब इसी को हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी करते हैं, जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। देखिए, अब विद द फॉर्मूला अगर हम आपको बताएं तो हमारे पास होता है, अगर हमारे पास a प्लस एक्स होल टू द पावर n है तो हमारे पास देखिए लिखने के दो पैटर्न होते हैं। पहला कि x के डिक्रीजिंग पावर में लिखिए, दूसरा x के इंक्रीजिंग पावर में लिखिए। तो ये चॉइस आपकी होती है कि आप उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला हो जाता है n से 0 x टू द पावर n और a टू द पावर 0। देखिए,
हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास x का और a का जब हम डिग्री जोड़ेंगे तो हमारे पास n आना चाहिए। तो हमारे पास nc1 x टू द पावर n माइनस वन a टू द पावर 1। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर n प्लस जीरो n, यहाँ पर n माइनस वन प्लस वन n आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा ये होता चला जाता है, लास्ट में आता है ncn a टू द पावर n और x टू द पावर 0। ठीक है, अब अगर यही चीज हमारे पास x माइनस a टू द पावर n होता है तो अब हमारे पास देखिए जहां जहां पर n a की पावर ऑड होगी वहां पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो nc0 x टू द पावर n, यहाँ पर चूंकि a की पावर 0 तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर a की पावर 1 है और ये माइनस है तो माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस वन a, उसके बाद प्लस डॉट डॉट ncn a टू द पावर n। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा माइनस वन की पावर n होगा। अगर हमारा n इवन हुआ तो पॉजिटिव, n ऑड हुआ तो निगेटिव। तो इसी को हम क्या करते हैं, हम इसी चीज को समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n ncr x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। और यही चीज अगर हमारे पास x माइनस a टू द पावर n होता है तो हम इसको लिखते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n c r x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। अब चूंकि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम माइनस से लिख रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर पहले माइनस वन टू द पावर r, हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं समेशन के। तो हमारे पास हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन के पावर r। ठीक है, a के पावर r है तो माइनस वन के पावर r। ये हमारा इसको शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास ये दो टर्म्स का सम होता है, क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि अगर हमारे पास a प्लस एक्स होल टू द पावर n है प्लस x माइनस a होल टू द पावर n है तो हमसे पूछ दिया था कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो देखिए इसमें डिपेंड नहीं करता है कि हमारी n की वैल्यू इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड है, ठीक है, तो चाहे हम इसको प्लस कर रहे हो चाहे हम इसको माइनस कर रहे हो, हमारे पास n प्लस वन अपॉन टू नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं अगर हमारा इफ n इज ऑड। ठीक है, मतलब n अगर हमारा ऑड है तो चाहे हम प्लस की बात करें चाहे माइनस की बात करें, हमारे पास n प्लस वन होल अपॉन टू नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। और अगर हमारे पास यही चीज ये हो जाता है, ठीक है, तो अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा अब n बराबर ऑड तो केस हो गया। अगर n बराबर अब इवन है तो देखिए जब भी हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे जितने भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे हट जाएंगे। केवल जो हमारे पॉजिटिव नंबर सॉरी इवन नंबर ऑफ द टर्म्स हैं वो केवल रह जाएंगे, ऑड वाले हट जाएंगे। तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास nc0, ठीक है, और ncn जो होता है ये दोनों के दोनों चूंकि n इवन है तो हमारे पास nc0 और ncn ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हो जाते हैं n/2 प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर हमारे पास यही चीज x प्लस a टू द पावर n माइनस है x माइनस a टू द पावर n, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि जितने इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो के सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल ऑड वाले रह जाएंगे। क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर n/2 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इफ n इज इवन। ठीक है, अब देखिए आपको हम दो प्रॉपर्टीज बता देते हैं जिसमें कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास NCR है
ठीक है, तो ये चीज हमारा बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, मतलब हमारा एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। तो ये चीज ये बताती है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स, मान लीजिए स्टार्टिंग से अगर हम फोर्थ टर्म लेते हैं तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो एंड से फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास एन सी आर है और वो बराबर है एन सी एन माइनस आर के। तो ये चीज यही बताती है कि हम स्टार्ट से अगर कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं और उसका अगर कोफिशिएंट लेते हैं तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो बराबर होगा अगर हम एंड से वही नंबर ऑफ टर्म लेते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमें कोई जनरल टर्म लिखना है, ठीक है, मान लीजिए टी आर प्लस वनथ टर्म अगर हमें लिखना है तो उसको हम एन सी आर के फॉर्म में लिखते हैं। इसका रीजन ये है कि हमारा आर की जो वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम आर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमारे पास टी वन हो जाएगा यानी फर्स्ट टर्म, और ये वैल्यू बराबर जाती है एन से जीरो। तो आर इज इक्वल टू जीरो से हमारी जो स्टार्टिंग होती है, उस वजह से अगर हमें कोई टर्म लिखना होता है, हमसे अगर फिफ्थ टर्म बोलता है तो हम टी फोर निकालते हैं, न कि टी फाइव। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी होती है कि अगर हमारे पास हमें बोल रहा है कि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो हमें टी एक्चुअल में टी आर इज इक्वल टू फोर निकालना होगा। तो हमारे पास जो भी वैल्यूज आती हैं उनको हम निकालते हैं। ठीक है, अब आइए इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है इफ फोर्थ टर्म ऑफ ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल टू द पावर एन इज इक्वल टू 5/2 कह रहा है देन फाइंड ए एन एन। ठीक है, मतलब हमारे पास ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के होल पावर एन के एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म जो है वो 5/2 है, तो हमें ए और एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास हमें निकालना होता है सॉल्यूशन में, हमें पूछ रहा है टी फोर। ठीक है, तो टी फोर को हम पहले आपको बताया था कि टी आर प्लस वन में तोड़ेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा टी थ्री प्लस वन, तो एक्चुअल में हमें एन सी थ्री निकालना है। ठीक है, तो अब एन सी थ्री हो गया, तो अब चाहे इसके पावर हम थ्री करते चाहे दूसरे वाले की बात होगा। मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट पे रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। तो ए एक्स की पावर थ्री इंटू वन अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री। अब हमारे पास यही इज इक्वल टू कितना है 5/2। तो पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एन सी थ्री ए के पावर थ्री इंटू एक्स के पावर वन अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस सिक्स हो जाएगा। एक तो एन माइनस थ्री है और ये एक्स क्यूब है, नीचे आएगा तो एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, ये बराबर हमारे पास हो जाएगा 5/2। अब देखिए यहाँ पर 5/2 के साथ हमारा कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गया कि ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो हमारा एक्स की जो भी पावर है वो वैल्यू जीरो होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास एन माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एन की वैल्यू सिक्स होगी। एक आ गया। दूसरा, अब हमें कह रहा है कि एन सी थ्री इंटू ए क्यू बराबर 5/2 है, तो हम एन सी थ्री, अब हमें चूंकि एन की वैल्यू सिक्स मिल गई है तो हम कर लेते हैं सिक्स सी थ्री ए क्यू इज इक्वल टू 5/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 5/2। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास दे देगा 5 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक फैक्टोरियल 3 बच जाएगा हमारे पास, इंटू ए क्यूब बराबर 5/2। तो अब देखिए 3 फैक्टोरियल और 6 आपस में होते हैं बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/8। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1/2 और एन की वैल्यू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला हमारे पास है क्वेश्चन क्या रहा है 1 प्लस 5√2x होल टू द पावर 9 प्लस 1 माइनस 5√2x होल टू द पावर 9। उसके बाद कह रहा है √x प्लस √y होल टू द पावर 10 प्लस √x माइनस √y होल टू द पावर 10। ठीक है, ये सारे हमारे पास है क्वेश्चंस। तो मैंने अभी जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए पहले केस में हमारे पास क्या है, हम जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास फर्स्ट केस में क्या रहा है कि n इज ऑड, ठीक है, होल टू द पावर कितना है
9 है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्लस हो बीच में चाहे माइनस हो, अगर ये 1 प्लस अंदर वाले में ये 1 प्लस 5√2x है और यहाँ पर 1 माइनस 5√2x है। तो अब इन दोनों के अलग अलग एक्सपोनेंट के बीच में अगर हमारे पास प्लस हो चाहे माइनस हो, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे 5 टर्म्स। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9+1 10/2 5 टर्म्स। अब उसके बाद हमसे बोल रहा है अगला कि दूसरे वाले में कह रहा है कि √x + √y होल टू द पावर 10 प्लस √x - √y होल टू द पावर 10। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने आपको बताया था कि NC0 और NCn बच जाएगा, क्योंकि n हमारा इवन है तो हमारे पास NC0 और NCn बच जाता है, इस वजह से हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है n/2 + 1 टर्म्स। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके लिए n/2 ये 10 है, तो हमारे पास 10/2 का मतलब 5 + 1 इज इक्वल टू 6 टर्म्स। तीसरे में हमारे पास ये चीज माइनस है, तो जब माइनस हो जाता है तो मैंने आपको बताया था केवल n/2 टर्म्स हो जाते हैं। तो जब n/2 टर्म्स हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 8 है, तो 8/2 यानी 4 टर्म्स। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं मल्टीनोमियल के बारे में। तो हमारे पास मल्टीनोमियल का मतलब जैसे आपके पास बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते थे। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीनोमियल में हो सकता है कि 2 से ज़्यादा टर्म्स हो। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि x1 + x2 + x3, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास x के नंबर ऑफ टर्म्स हैं और उन सबों के इंडेक्स जो है वो हमारा n है। तो इसका जो हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखते हैं समीशन में, वो हमारे पास होता है समीशन r1 + r2 + r3 rk इज इक्वल टू n। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से rk फैक्टोरियल। और अब हमारे पास अगर x1 है तो x1 के लिए हमने r1 माना है। ठीक है, तो हमारे पास x1 के पावर r1, इसी तरीके से हमारे पास xk के पावर हो जाएगा rk। अब इसके हम जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है n + k - 1 ck - 1, जहां पर k हमारा ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ट्राइनोमियल का केस आ जाता है, मान लीजिए कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 3x + 2y + 4z, इन सबों के पावर मान लीजिए हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, इस तरीके का एक एग्जाम्पल। तो अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 + k की वैल्यू, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 3 है, तो 3 - 1 c k - 1, k की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12c2। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। तो अब हम आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x² y टू द पावर 5 z³ इन 2x + y + 3z होल टू द पावर 10। इसमें हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा, अब हमारे पास r1 r2 r3 तीन चीज़ है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन में हो जाएगा समेशन r1 + r2 + r3 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा n का वैल्यू यहाँ पर 10 है। उसके बाद 10 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू अब हमारे पास x1 के पावर r1 था, तो यहाँ पर x1 की जगह 2x है, तो 2x के पावर r1 इंटू y के पावर r2 इंटू 3z के पावर r3। अब चूंकि हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो देखिए x² y के पावर 5 z³, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें r1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। भाई यहीं पर 2, हमारा x केवल यहीं पर है, तो हमें x² चाहिए, तो हमारा r1 की वैल्यू 2 हो जाएगी।
R2 की वैल्यू हमारी, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 5 और R3 की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यही चीज उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इनटू हमारे पास 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर इनटू हमारे पास y के मल्टीप्लाई में 1 है तो एज इट इज छोड़ देंगे, उसके बाद 3 के पावर में ये हमारा R3 है तो हमारा ये इंटू 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहिए तो फर्दर सिंप्लीफाई है कर सकते हैं, तो हमारे पास देखिए एक 3 से एक 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और एक 2 से एक 2 और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास बच जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और हमारे पास इंटू यहाँ से 2 3 बचा रहेगा तो दैट इज 9। ठीक है, तो हमारे पास एक 3 से एक 3 हो गया कैंसिल, एक 2 से ये 2 और एक 2 से 3 फैक्टोरियल में जो 2 आएगा वो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 5 फैक्टोरियल और यहाँ 3 के पावर 3 था तो एक 3 हुआ कैंसिल, तो यहाँ 9 बच गया, तो ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं मिडिल टर्म के बारे में। हमारे पास अक्सर इससे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कोई भी एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म में हमारे पास पहला केस बनता है इफ एन इज ऑड। अगर हमारे पास एन ऑड है तो देखिए हमारे पास किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इंडेक्स से एक ज़्यादा टर्म आता है। ठीक है, अगर एक्स के सबके पावर 2 थी तो 3 टर्म्स आ रहे थे, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास n है तो हमारे पास n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो अगर हमारे पास n ऑड है तो n प्लस 1 क्या होगा, इवन होगा, तो हमारे पास मिडिल टर्म जो आएगा वो आ जाएगा n। अब देखिए मिडिल टर्म है हमारे पास, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है। अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए 10, तो 10 में अगर आप देखेंगे तो आपको इवन 2 टर्म्स मिलते हैं, एक आपको 5 मिल जाएगा, एक आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, तो वहां हमारे पास n एक प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1th टर्म और एक हमारे पास n प्लस 3 अपॉन 2, या हम इसको ऐसे बोलते हैं कि हम n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब उससे एक बड़ा टर्म, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n प्लस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये हमारे पास ये वाला टर्म जो है यही हमारे पास मिडिल टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारा n ऑड है तो n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इसलिए हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास n जो है इफ n इज इवन, तो हमारे पास n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो वो ऑड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास हो जाता है यहाँ पर n इवन है तो हमारे पास हो जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, जैसे हमारे पास 9 होता है तो अगर हम 9 को देखेंगे तो हम क्या करते हैं, 9 प्लस 1 अपॉन 2 करते हैं, तो यहाँ पर हमारा n इवन है तो n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वो हमारा इसका मिडिल टर्म होगा। देखिए अब हमारे पास है, कह रहा है फाइंड मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n। ठीक है, इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है, तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास n इवन है तो हमारे पास n/2 यानी 2n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म जो होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा, क्योंकि हमारा n क्या है, अरे n इवन है तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे उसमें, तो हमारे यहाँ पर 2n है तो 2n जाहिर सी बात है कि इवन होगा, तो 2n अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज n प्लस 1th टर्म। ठीक है, अब अगर हमारे पास n प्लस 1th टर्म की बात कर रहा है तो हमें tn प्लस 1 की बात कर रहा है, तो tn प्लस 1 निकालने के लिए हम आपको बताया था कि हमारे पास हो जाएगा 2n cn x टू द पावर n, और 1 के पावर कोई भी वैल्यू हो फाइनाइट उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास ये चीज चली आएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x टू द पावर n रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद हम 2n के फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू
इसी तरीके से हमारे पास 3 2 1 आ जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x टू द पावर n। अब देखिए हमारे पास 2n का फैक्टोरियल हमने ब्रेक किया है, तो हम इसको अब अगर चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि अल्टरनेट इवन एंड ऑड टर्म्स आएंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2, उसके बाद इंटू हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है, इंटू 2n माइनस 3, हम इसको एक जगह लिख लेते हैं और इसको एक जगह लिख देते हैं 2n माइनस 3, इस तरीके से हमारा 3.1। अब इस पूरे के अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और यहाँ पर हमारा x टू द पावर n रहेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से 2 के पावर यहाँ से 2 हर में से 2 कॉमन ले लें तो n नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, क्योंकि तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2 के पावर n ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारे पास ये बच जाएगा n, ये n माइनस 1, ये n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरीके से हमारे पास बच जाएगा 2 1, और हमारे पास ये चीज़ जो है ये बचा रह जाएगा। इसको अगर हम उल्टा लिखें तो 1.3.5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा x टू द पावर n होल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब देखिए हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 ये करके 1 तक है, तो हमारा ये पूरा क्या n फैक्टोरियल, तो हमारा एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1.3.5 माइनस 1 होल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n x टू द पावर n, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में। हमारे पास इस टॉपिक से भी कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए इसको निकालने का बेसिकली एक मेथड होता है, जो मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हमारे पास मान लीजिए a प्लस एक्स के पावर n है, इसका हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहला स्टेप करते हैं tr प्लस 1 tr ये निकालते हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी होती है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम tr प्लस 1 अपॉन tr, इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तीसरे में क्या होता है हमारे पास कि हम tr प्लस 1 अपॉन tr के रेशियो को ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। चौथे में क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये जो हम वैल्यू निकालेंगे, या तो हमारे पास सॉल्व करने पे r ग्रेटर देन m आएगा सम वैल्यू, ठीक है, या हमारे पास और हमारे पास r जो है वो लेस देन सम वैल्यू आएगा। तो अगर हमारे पास m जो है, इफ केस आता है, अगर हमारे पास m इज इंटीजर, अगर हमारे पास m इंटीजर आ गया, दिस इंप्लाइज दैट m प्लस 1th टर्म जो होता है यह हमारा ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास इफ m इज नॉट इंटीजर, भाई जरूरी नहीं कि हमारा इंटीजर आए ही, तो अगर हमारे पास m इंटीजर नहीं आता है, देन इफ k बी द इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, हमारे पास जो भी आएगा डेसिमल में आएगा चाहे होल नंबर में आएगा, तो हम उसका k जो ले लेते हैं, वो इंटीग्रल पार्ट जो होता है उसका k, अगर उसका मान लेते हैं कि k इंटीग्रल पार्ट है, देन k प्लस 1th टर्म इज ग्रेटेस्ट।
ठीक है, दो ही केस हमारे पास बन ही रहा है, एक इंटीजर होगा दूसरा नहीं होगा। अगर होगा तो m+1 है और नहीं है तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे और वो अगर मान लीजिए k है तो k+1 टर्म हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बाइनोमियल में, जिसमें आपका पहला कह रहा है कि हमारे पास किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो बराबर होता है 2 टू द पावर n के, दैट इज nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। इन सबों का जब हम सम करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 2 टू द पावर n के बराबर आती है। अब उसके बाद उसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास सम इवन टर्म्स को यानी nc0 nc2 nc4 मतलब कि इन लोगों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 टू द पावर n-1 आता है, या अगर हम nc1 प्लस nc3 प्लस इन लोगों को अगर ऐड करते हैं तो भी हमारे पास 2 टू द पावर n-1 आता है। तीसरा बोल रहा है कि अगर हमारे पास NCR है दैट इज इक्वल टू n/r n-1 CR-1। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो आपको n फैक्टोरियल आता है ऊपर, तो n फैक्टोरियल से n बाहर ले लिया और r फैक्टोरियल से r बाहर ले लिया और उसको एक कम करके लिख दिया। आप इसको फर्दर भी चेंज है वो कर सकते हैं कि n इंटू n-1 अपॉन r इंटू r-1 n-2 CR-2, यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर हमारे पास अल्टरनेट यानी C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 इस तरीके से अगर हम वैल्यूज को ऐड करते जाएं तो ये हमारा 0 के बराबर होता है। इन शॉर्ट हमारे पास अगर r इज इक्वल टू 0 टू 1 समेशन है -1 के पावर r, तो RCR की वैल्यू 0 भी होती है और r इज इक्वल टू 0 टू n -1 के पावर r NCR इसका भी जो सम होता है ये वैल्यू 0 होती है। फिर हमें कह रहा है नेक्स्ट में कि अगर हमारे पास C1 -2C2 प्लस 3C3 -4C4 इस तरीके से हमारे पास n इंटू -1 के पावर n-1 Cn है, तो इन सबों का भी हमारे पास वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास नंबर्स का स्क्वायर आ जा रहा है, दैट इज C0 माइनस 2 का स्क्वायर C1 प्लस 3 का स्क्वायर C2 माइनस 4 का स्क्वायर C3। इस तरीके से हमारे पास लास्ट में आता है -1 के पावर n+1 का होल स्क्वायर Cn। अगर हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है ऐसे तो हमारा इसका भी सम 0 होता है। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने आपको बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम और आपको जो मल्टीनोमियल का भी एक केस आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।